गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा कर रहे थे। हम भारत की कृषि का अध्ययन कर रहे थे। भारत की कृषि के अंतर्गत पिछली कुछ कक्षाओं में हमने खाद्यान्न फसलों की बात कर ली, औद्योगिक फसलों की कुछ बात कर ली, कुछ पेय फसलों की बात कर ली। अब ज़्यादा और फसलें भारत में पाई जाती है वैसे, लेकिन सभी का अध्ययन करना समीचीन नहीं रहेगा। इसलिए आज की इस कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं, जो आप काफ़ी सालों से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं और हर बार महत्व रखता है अपना ये टॉपिक। इसलिए आज की इस कक्षा में हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि हरित क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के संदर्भ में। भारतीय कृषि की दिशा और दशा दोनों को बदलने में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय कृषि जो पारंपरिक तरीके से की जाती थी, जिसमें आधुनिकता की कमी थी, जिसमें तकनीक की कमी थी, उसमें आधुनिकता, तकनीक और वैज्ञानिक तरीके का लाने का नाम ही हरित क्रांति है। हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, यह एक अहम मसला है, लेकिन भारत में 1962 और 1963 के आसपास, देश के आज़ाद होने के 10-12 साल बाद ही देश में भयंकर सूखा और अकाल पड़ा। देश को भयंकर सूखे और अकाल की समस्या से जूझना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफ़ी सारे जो विदेशी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा कि भारत में आने वाले कुछ सालों में बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। एक ब्रदर्स है, दो भाई थे जो दोनों विद्वान थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाले कुछ सालों में भारत माल्थस के सिद्धांत के अनुरूप होने जा रहा है। माल्थस का सिद्धांत हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा था, जो ये बतलाता है कि किसी भी देश में प्रति 25 सालों में जनसंख्या ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है, दुगुनी बढ़ती है संसाधनों की अपेक्षा। संसाधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, यानी कि किसी देश की जनसंख्या 25 सालों में दुगनी हो जाती है, जबकि संसाधन एक ही आगे बढ़ता है। जैसे एक संसाधन है तो 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4, लेकिन जनसंख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बढ़ेगी। तो एक स्थिति में जाकर के जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके लिए जो खाने की आवश्यकता है, खाद्य संसाधन जो है, वो उसकी तुलना में बहुत कम रह जाएंगे। इस कंडीशन में माल्थस का सिद्धांत लागू होता है। माल्थस ने कहा था जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में 2 ही चीज़ों के द्वारा इसका समाधान निकाला जा सकता है। पहला है मानवीय नैतिकता। मानव अपनी नैतिकता के अनुसार जनसंख्या वृद्धि करना छोड़ दे, यह संभव नहीं है। दूसरा उसने जो समस्या का समाधान बताया था वो ये है कि प्रकृति प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बड़ी जनसंख्या का ह्रास कर देती है और वापस जनसंख्या और संसाधन लेवल में आ जाते हैं। यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी, अकाल, बाढ़ या फिर बहुत भयंकर महामारियां फैल जाती है, जिस वजह से जनसंख्या का एक बड़ा तबका, बड़ा जनसमूह नष्ट हो जाता है और वापस जनसंख्या और संसाधन समान मात्रा में हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि माल्थस के सिद्धांत का अनुसरण करेगा भारत, लेकिन उसी दौरान भारत में हरित क्रांति लागू की गई। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन
अर्नेस्ट बोरलॉग को। विश्व में, ध्यान रख लीजिएगा इसको, विश्व में हरित, आज हमारा टॉपिक है, ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर, हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन। विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता ये माना जाता है, एक अमेरिकी विद्वान थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक है, जिनका पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति की बात कही थी विश्व में, जबकि यह हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द है, यह शब्द जो दिया था वो एक अमेरिकी ने ही दिया था, जिसका नाम है विलियम गेड। विलियम गेड नामक एक अमेरिकी विद्वान था, उसने सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है भारत में हरित क्रांति का जनक तमिलनाडु के एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे भारत के, उनको माना जाता है, जिनका नाम है M.S. रामनाथन। M.S. रामनाथन इनको माना जाता है। ये तमिलनाडु के बहुत बड़े कृषि विद्वान थे, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो मोनकोम्बु सांबास्वामी रामनाथन। मोनकोम्बु सांबास्वामी रामनाथन इनका पूरा नाम था। इन्होंने भारत में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना बहुत योगदान दिया। इन्होंने नए नए बीज तैयार किए, उन्नत किस्म के बीज तैयार किए, आधुनिकता कृषि में लाने की कोशिश की, लोगों को समझाने का कार्य किया, कृषि के ऊपर नए नए अनुसंधान किए, तब जाकर के भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लागू की गई। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए हरित क्रांति किसको कहते हैं। हरित क्रांति का वास्तविक तात्पर्य कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकता, उत्तम किस्म के बीजों का विकास, उनका विसरण एवं रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल द्वारा कृषि उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि लाना, ये इसका अर्थ निकलता है हरित क्रांति का। ठीक है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का साथ ही साथ उनका विसरण करना और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल द्वारा अभूतपूर्व वृद्धि लाना, ये हरित क्रांति का अर्थ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हरित क्रांति जो सबसे पहले आई तो कुछ राज्यों में इसको लागू किया गया, जिनमें से पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं, उन दोनों ने इसको पूर्णतः अपना लिया। ठीक है, यानी कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पूर्णतः हरित क्रांति के जितनी भी बातें थी उन सभी बातों को अपना लिया और अपनाने के बाद 1961 तक उनका जो उत्पादन था वो 17 मिलियन टन था। वार्षिक उत्पादन खाद्यान्न में 17 मिलियन टन था। लेकिन हरित क्रांति को अपनाने के बाद
उनके कृषि विकास में खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और जो उत्पादन 1951 से 1961 के दशक में 17 मिलियन टन था, वो बढ़कर के कितना हो गया 1966 से 1976 के दशक के बीच में 49 मिलियन टन हो गया। इतनी अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति को अपनाने के बाद देखी गई। ये देश का है पूरा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया वो पंजाब और हरियाणा ने उठाया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा ने इसके जितने भी नियम कायदे थे उन सभी को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ वहाँ पे सुविधाएं भी पाई जाती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक पढ़े लिखे किसान इसके लिए होना ज़रूरी है जो इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब बदलाव लाया जाता है तो जो अशिक्षित वर्ग है, अशिक्षित वर्ग उस बदलाव को जल्दी से सहन नहीं कर पाता, जबकि शिक्षित वर्ग उस बदलाव को जल्दी सहन कर लेता है। और इसका परिणाम यह होता है कि वो बदलाव शिक्षित वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अशिक्षित वर्ग अपने पारंपरिक विचारों की वजह से पिछड़ा रह जाता है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा के किसान शिक्षित थे और वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए, अपने प्रति हेक्टेयर उत्पादन और उत्पादकता जो थी उसमें बढ़ोतरी कर पाए, जबकि अन्य राज्यों के किसान जो हरियाणा से इधर ओडिशा के थे, बिहार के थे, मध्य प्रदेश के थे, वो किसान अपनी पिछड़ी हुई अवस्था में ही रह गए। तो ये कुछ बातें थी। हरित क्रांति की वजह से देश में एकदम से कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। साथ ही साथ देश में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इसके अलावा जो देश में तकनीकी थी, उस तकनीकी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होने लगा, यानी कि आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि करना किसानों ने शुरू कर दिया था। यह सब देख करके देश के कृषि विद्वानों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, देश के राजनीतिज्ञों ने इस छोटे से काल को, जिसमें ये सब कुछ एकदम से बदल गया था, उसको हरित क्रांति का नाम दिया था। बात आपकी समझ में आ गई होगी। देश में अचानक एकदम से जो वृद्धि हुई खाद्यान्न उत्पादन में, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ा, कृषि में उत्पादकता में तेजी आई, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ा। इस छोटे से काल में ये सब कुछ जो परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को हरित क्रांति नाम दिया गया विद्वानों के द्वारा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल निभाया था वो निभाया था श्री MS रामनाथन ने, जो तमिलनाडु के कृषि विशेषज्ञ थे। इतनी बात आपको याद रह जाएगी। इसमें देखिए बहुत कम समय में ही आश्चर्यजनक परिणाम निकल के सामने आए। इससे अप्रत्याशित विकास हुआ और इसी विकास को योजनाकारों ने क्या नाम दिया? हरित क्रांति नाम दिया। अब हरित क्रांति उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपके, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। बस यही है कि इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ी, कृषि में उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया गया जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, जो जल्दी पनप जाते हैं, जो पैदावार अच्छी देते हैं, ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जिनमें रोग लगने की संभावनाएं भी कम होती है, ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था पहली क्रांति में। दूसरी जो हरित क्रांति लागू की गई थी, जिसमें दूसरा चरण था इसका, जिसमें देश के कुछ राज्यों के 169 5 राज्य थे, उन 5 राज्यों के 169 जिलों के ऊपर इसको लागू किया गया था, जिसमें मुख्य ध्येय क्या रखा गया था कि चावल का उत्पादन बढ़ाया जाए। 169 में से 169 में से लगभग 110 केंद्रों पर, 110 जिलों पर चावल के उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन फिर भी इसके परिणाम जो आए वो यही आए कि चावल की उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। इससे सिर्फ और सिर्फ गेहूं की फसल को ही फायदा हुआ। ठीक है, गेहूं की फसल को ही अत्यधिक इससे फायदा हुआ। तो ये कुछ बातें थी। दूसरा चरण हुआ था इसका,
उस दूसरे चरण की बात मैंने दूसरे चरण में कीटनाशकों के ऊपर बल दिया गया था और पहले चरण की जो नाकामियां थी उन नाकामियों को व्यवस्थित तरीके से दूर करने की इसमें कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद एक और रिवोल्यूशन आता है, उसको भी हम देखेंगे, द्वितीय हरित क्रांति, एवरग्रीन रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, सदाबहार हरित क्रांति। उससे पहले जो पहली हरित क्रांति थी उस हरित क्रांति के फायदे देख लेते हैं हम, हरित क्रांति के लाभ या हरित क्रांति की उपलब्धियों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि आप सभी को मालूम है क्या हुई, हरित क्रांति की वजह से जो सबसे पहला बेहतरीन काम हुआ वो क्या हुआ कि इसमें कृषि उत्पादन और उत्पादकता, कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही क्या हुई, वृद्धि दर्ज की गई। कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता में अलग है। देखिए, उत्पादन तो कहते हैं किसी कृषि फसल का उत्पादन कितना हुआ था और कितना हुआ, और उत्पादकता कहते हैं उस खेत की उर्वरी क्षमता, पैदा करने की क्षमता। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। क्योंकि उत्पादकता तो इसलिए बढ़ी क्योंकि बीज उन्नत किस्म के थे, उत्पादकता इसलिए बढ़ी क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया था। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। ये सारी चीजें हरित क्रांति की उपलब्धियां हैं, हरित क्रांति के लाभ हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला लाभ, इंपॉर्टेंट लाभ क्या हुआ, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। दूसरा जो लाभ हुआ वो क्या है, कृषि में तकनीकी का उपयोग बढ़ा। जो देश के पारंपरिक किसान थे, जो बैल के पीछे हल लगाकर कुदाली, फावड़ा और परंपरागत कृषि यंत्रों से जो कृषि करते थे, उनके स्थान पर किसान आधुनिक यंत्रों द्वारा तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि करने में निपुण हुए। उन्होंने अत्याधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि करना सीख लिया। कृषि में जहाँ पर मानवीय श्रम अधिक लगता था, वहाँ पर यांत्रिकी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस श्रम को कम कर दिया। तो कृषि में टेक्नोलॉजी आ गई, ये इसका दूसरा फायदा हुआ। इसके अलावा तीसरा जो फायदा हुआ वो इम्पोर्टेंट है, कृषकों की आय में वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, जो कृषक थे, किसान थे, उनकी आय में, वार्षिक आय में वृद्धि दर्ज की गई। जो पहले बहुत कम पैसा कमा पाते थे अपने फसलों को बेच करके, अब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे क्योंकि उनकी उत्पादकता बढ़ गई थी। उन्होंने अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया था, बेहतरीन क्वालिटी वो देने लगे थे। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से यही हुआ कि उनकी प्रति व्यक्ति आय, या कह सकते हैं कि किसानों की आय, वो उसमें क्या हुआ, वृद्धि होने लगी। ठीक है, इसके साथ साथ जब कृषकों की आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय, जिसको जीडीपी, सकल घरेलू आय कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन जिसको कहते हैं, उसमें भी वृद्धि हुई। जीडीपी, ग्रास डेवलपमेंट प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, इन सभी में क्या हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, कृषकों की आय में वृद्धि हुई और लोगों को रोजगार के साधन मुहैया हुए, रोजगार मिला लोगों को। ये सभी इसके हरित क्रांति के लाभ थे। और किसानों ने परंपरागत तकनीक को छोड़ करके आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
उन्होंने जो खेतों में पानी देने की जो पारंपरिक तकनीक थी, नालियां बना करके जो पानी देते थे, अब उस पानी को बचा करके फव्वारा पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, नहरी सिंचाई का प्रचलन बढ़ गया, इतनी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली। तो ये हरित क्रांति की उपलब्धियां हैं। इसके बाद हरित क्रांति की उपलब्धियों के बाद हम देख लेते हैं हरित क्रांति की कुछ हानियां भी हुई, हरित क्रांति के कुछ नुकसान भी हुए, उनको देख लेते हैं। हरित क्रांति की कमियां देख लेते हैं, क्या कमियां रही। हरित क्रांति के कुछ कमियां हैं, उन कमियों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें पूंजीवादिता को बढ़ावा मिला, पूंजीवादियों को फायदा मिला, ऐसे कह सकते हैं। जो देश के पैसे वाले थे, किसान, जो अपनी पूंजी इन्वेस्ट करना जानते थे, उन्होंने हरित क्रांति के नए सुधारों को अपने उतार लिया अंदर और क्या किया, अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उन्हीं को फायदा हुआ। बाकी जो दूसरे लोग थे उनको इसका फायदा नहीं हो सका, ना ही सरकार को इसका ज़्यादा फायदा हुआ। तो इसमें क्या हुआ, पूंजीवादी को बल मिला। जो किसान ज़्यादा समृद्ध थे वो और ज़्यादा समृद्ध होते गए, जो छोटे किसान थे वो धीरे धीरे पिछड़ते गए। ये पूंजीवादी का कारण हुआ। दूसरा क्या था, प्रादेशिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रादेशिक असंतुलन का मतलब क्या है? प्रादेशिक असंतुलन का मतलब यह है, किसी एक प्रदेश में कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई, तो कोई दूसरा प्रदेश उसी हरित क्रांति के दौरान बहुत ज़्यादा पिछड़ता गया। उदाहरण स्वरूप, देश का पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र, वहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन दर्ज किया गया और वो देश के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य बन गए। इसके विपरीत उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यहाँ पे जो किसान थे वो किसान, उनकी जो स्थिति थी उस स्थिति से भी धीरे धीरे पिछड़ते गए। तो ये दो कारण देखिए, प्रादेशिक असंतुलन की स्थिति, एक तरफ था पंजाब हरियाणा जो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, और एक तरफ थे ओडिशा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, वो धीरे धीरे पिछड़ते गए। तो ये प्रादेशिक स्थिति में असंतुलन उत्पन्न हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ विशेष खाद्यान्न फसलों को ही इससे लाभ मिला। हरित क्रांति का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो एक और कमी रही, वो क्या है, कुछ विशेष खाद्यान्न फसलों को ही इससे फायदा मिला। जैसे गेहूं की कृषि, केवल सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला, गेहूं की कृषि में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। चावल में इसकी तुलना में कम हुआ, जबकि दलहनी फसलें, औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें, इसमें कोई अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज नहीं की गई, बहुत ज़्यादा तरक्की इसमें नहीं की गई। तो कह सकते हैं कि कुछ फसलों को ही इसका लाभ मिला। कह सकते हैं कि गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति थी। सीधी सीधी बात कहें तो गेहूं की कृषि को ही विशेष फायदा मिला, इससे अन्य फसलों को ज़्यादा फायदा नहीं मिल सका। अब इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता को ऐसे समझिए कि इसमें क्या हुआ, जिसके पास पैसा था, जिसके पास तकनीकी को खरीदने के लिए पैसा था, जिसके पास सिंचाई करने के लिए पैसा था, जिसके पास रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए पैसा था, जिसके पास उन्नत बीजों को खरीदने के लिए पैसा था, वो किसान तो क्या हुए, आगे बढ़ गए। उन किसानों ने तो बहुत मोटा लाभ कमा लिया, जबकि जो किसान गरीब थे वो किसान ना तो उन्नत बीज खरीद सके, ना रासायनिक उर्वरक खरीद सके, ना अपने खेतों को सिंचाई का जो पानी था उस पानी को प्रोवाइड करा सके। तो वो पिछड़े अवस्था में रह गए, जबकि जो
पैसे वाले किसान थे, जिन्होंने पैसा लगा करके इसमें काम किया, वो आगे बढ़ते चले गए। तो एक किसान और दूसरे किसान के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा हो गया, जिससे आर्थिक विषमता की स्थिति पैदा हो गई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसकी कमी थी। पांचवी जो इम्पोर्टेंट कमी है वो क्या है, लोगों के पास क्या था, सुविधाओं का अभाव था। इतनी बात तो सरकार ने कह दी इसमें कि ये है, लेकिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी। कई सारे किसान थे, ना उनके पास सिंचाई की सुविधा थी, वहां तक नहरें नहीं जाती थी। कुछ किसानों के पास उन्नत बीज नहीं थे, कुछ किसानों के पास तक रासायनिक उर्वरक की पहुंच नहीं थी। तो ऐसे किसानों में असंतोष जागृत हुआ और बहुत से लोग आपस में किसानों के प्रति द्वेष पैदा हुआ आपस में, जिस वजह से क्या है, ये हरित क्रांति कह सकते हैं कि यहाँ पर फैल रही। हरित क्रांति यहाँ पर क्या हुई, फैल रही। हरित क्रांति का इन लोगों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल सका। एक और इम्पोर्टेंट कमी क्या है कि लवणीयता में वृद्धि हुई। लवणीयता में क्या हुई, वृद्धि हुई। कृषि फसलों में बहुत ज़्यादा सिंचाई की गई अधिक उत्पादन पाने के लिए। तो कृषि की जो मिट्टी थी, कृषि करने की मिट्टी, वो मिट्टी धीरे धीरे ज़्यादा पानी के संपर्क में आने से लवणीय होती गई, उसमें क्षारीयता आने लगी और धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता क्या होगी, समाप्त होने लगी, नमकीन परत उसके ऊपर बिछने लगी। एक और इम्पोर्टेंट कमी क्या थी कि भूमि उर्वरता में क्या हुई, कमी। भूमि की उर्वरता जो थी, उत्पादन करने की क्षमता, भूमि की उत्पादन करने की क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी दर्ज की गई, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना मस्ट था। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल की वजह से अधिक उत्पादन लिया गया, जिस वजह से धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों ने मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता होती है, उस प्राकृतिक उर्वरता को नष्ट कर दिया और प्राकृतिक उर्वरता नष्ट होने की वजह से धीरे धीरे वो मिट्टी बेकार होने लगी, बंजर होने लगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हरित क्रांति के दौरान देश में देखने को सामने मिली। इसके बाद कल की कक्षा में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए नया है, सदाबहार क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति। और इसके अलावा देश में सफ़ेद क्रांति किस लिए हुई, पीली क्रांति किस लिए हुई, नीली क्रांति किस लिए हुई, एपी कल्चर किसको कहते हैं, एक्वा कल्चर किसको कहते हैं, बीटी कल्चर किसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।